द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ द बोरेक्स बीट टेस्ट। इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मैं आपको साथ साथ पढ़ाता भी जाता हूँ और बताता भी जाता हूँ। पहले नंबर पर आपने बताना है उसको कि प्रीपेयर या इसको परफॉर्म करना तो कैसे करना है, हाउ टू डू अ बोरेक्स बीट टेस्ट। तो प्रीपेयर अ लूप, सबसे पहले आपने एक लूप बनाना है। लूप किसका बनाना है, एट द एंड ऑफ द प्लेटिनम वायर, यानी आपने एक वायर ले लेनी है। सपोज कीजिए हम एक वायर ले लेते हैं, ये हमारे पास एक वायर है। ठीक है, इसको आगे से घुमा ले ऐसे करके, तो इसको कहते हैं लूप। तो ये आपके पास क्या बन गया, लूप। अब उसके बाद क्या करना है, हीट द वायर। अब आपने वायर को हीट करना है, यानी आपके पास एक लैंप होना चाहिए। ये आपके पास एक लैंप आ गया। अब क्या करना है, हीट द वायर, यानी आपने वायर के लूप को थोड़ा सा क्या करना है, गर्म करना है, हीट द वायर। ठीक है जी। टेक अ लिटिल पाउडर्ड बोरेक्स। अब आपके पास बोरेक्स होना चाहिए जो पाउडर फॉर्म में, या एन हाइड्रस हो वो भी ठीक है, हाइड्रस हो वो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, ऑन द लूप। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, ये हमारे पास चाइना डिश है, ये आप एक वॉश गिलास के ऊपर क्या करेंगे, बहुत सारा जो आपके पास पड़ा हुआ है लैब के अंदर, ये ले लेंगे जी पाउडर्ड बोरेक्स। अब आपने इसको खुद हाथ से ले लें तो भी कोई मसला नहीं है, वरना इस लूप को उठाएं और लूप को उठाने के बाद खुद ब खुद डिप करें इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो लूप के ऊपर चिपक जाएगा। तो अब वो कहाँ आ गया जी, अब वो समझ लीजिए इधर आ गया। अब आपने क्या करना है जी, दोबारा इसको गर्म करना है। जब गर्म कर लें तो जैसे मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया है कि जो बोरेक्स है वो एनहाइड्रस फॉर्म में चला जाता है, और जाने के बाद क्या करता है, स्वेल करता है, और उसे अगर गर्म करना जारी रखें तो वो एक ग्लासी मैस बन जाता है। तो समझ लीजिए ये हमने एक ग्लासी मैस बनाया। इसको आप ग्लासी मैस कह लो या इसको ग्लासी बीड कह लो, कोई इशू नहीं है। तो इस वक्त ये इस हालत में है। ठीक है जी, यानी अब B2O3 बन चुका है अगर लास्ट रिएक्शन के एतबार से सोचें तो। अब एक्चुअली जो बोरेक्स बीट टेस्ट है वो होता क्यों है, वो होता यूं है, मान लीजिए ये आपके पास एक पेटी डिश है और आपको एक अननोन कंपाउंड दिया गया है। आमतौर पर ये एक मेटल ऑक्साइड होता है। मेटल ऑक्साइड में जो मेटल होती है, ऑक्साइड तो समझ में आ गया, ऑक्सीजन होती है साथ, लेकिन मेटल जो होती है वो हमारे पास अननोन होती है, और हमें यही बताना होता है कि ये मेटल कौन सी है, ये किस मेटल का ऑक्साइड है। तो ये अब क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे, जब ये हालत बन गई है जो हमारे पास अभी हमने गर्म करने पर लूप बनाया है और वो ग्लासी मैस बनाया है, या B2O3 के करीब पहुंच गए हैं। अब क्या करना है, अब आपने यहाँ से इसको लेना है और इसके चंद एक ज़रात या कह लें जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रिंकल कर देना है, वो छिड़क देना है इसके ऊपर। ठीक है जी। अब ये साथ क्या होगा, वो जो मेटल का ऑक्साइड होगा वो रिएक्ट करेगा वो पिघले हुए B2O3 से। तो बुक हमें क्या लिख के देती है मजीद आगे, वो लिखती है कि नाउ पुट अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ सब्सटेंस टू बी एग्जामिन्ड ऑन द बीड, यानी अब आपने उन बीड के ऊपर जो यहाँ बनाए थे उसके ऊपर डालना है और फिर हीट करना है इन फर्स्ट। थोड़ा सा यहाँ पर एक नई चीज सीखने को मिलेगी आपको, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और या फिर रिड्यूसिंग फ्लेम, यानी दोनों फ्लेम के ऊपर आपने क्या करना है, गर्म करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व होंगे, और वो कलर्स आपको पता होने चाहिए कि किस मेटल ऑक्साइड के कलर कौन से होते हैं, ताकि आप पहले से मौजूद उन कलर्स के साथ मैच कर सकें। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा चंद कलर्स को, तो वो कलर जो है वो आप मैच कर लेंगे उस जिस कलर से या जिस मेटल के कलर से वो कलर आपको मैच होता नजर आएगा, वही आपके पास क्या है, अननोन मेटल है। ठीक है जी। तो ये आपने बात अपने जहन में रख लेनी है। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम क्या है। देखिए भाई, ये जो आपके पास फ्लेम होता है, इस फ्लेम में एक सुराख होता है यहाँ। ठीक है, ये सुराख ऐसा होता है जिसमें से ऑक्सीजन अंदर दाखिल हो सकती है। जब ऑक्सीजन अंदर दाखिल होगी तो फ्लेम में ऑक्सीजन आ जाएगी और फ्लेम ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या कह लें वो फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा। ठीक है, तो फ्लेम की डिफरेंट टाइप्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन इससे पहले अब आपने सीख लिया कि ऑक्सीजन भी की जा सकती है, लेकिन इतना ही नहीं है, बल्कि इससे कुछ आगे भी बात है। वो ये कि होता ये है कि यहाँ पर इसके ऊपर एक रिंग भी होता है। ये रिंग मैं वैसे हल्का सा दिखा रहा हूँ आपको। ये रिंग जो है रिवॉल्व कर सकता है, मतलब आप इसको घुमा सकते हो। जब आप इसको घुमाओगे तो घुमाने पर, जैसे एक बात देखिए, रिंग के ऊपर भी सुराख होता है। जरा यहाँ समझे कि ये आपके पास
वो दरमियान वाली जो है स्टेम है किसका, बंसन बर्नर का, उसमें एक सुराख है, उसके ऊपर एक रिंग है और रिंग के ऊपर भी सुराख है। तो जब रिंग का सुराख उस स्टेम के सुराख के सामने आ जाता है तो रास्ता खुल जाता है, ऑक्सीजन अंदर दाखिल हो जाती है और वो फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आपको नजर आता है। और अगर आप वो रिंग घुमा दो और रिंग का सुराख क्या कर दो, हटा दो, उस सुराख से जो अंदर स्टेम के सुराख के साथ मतलब उसके साथ ओवरलैप कर रहा था, तो अब क्या होगा, दोनों के दोनों सुराख अलग हो जाएंगे, ऊपर का रिंग घूम चुका होगा और अंदर का सुराख अब उस जगह पर आ चुका होगा बाहर से, या बाहर की रिंग की शेप पर जहां सुराख नहीं है। मतलब अब हवा अंदर दाखिल नहीं हो सकती। आसान लफ्जों में कहें तो आप ये कहेंगे कि हम चाहें तो हवा अंदर दाखिल होने दे सकते हैं, और अगर हम रिंग को घुमा दें, ठीक है, या डिफरेंट एडजस्टमेंट्स होती हैं, न्यूट्रल फ्लेम भी होते हैं, तो क्या होता है फिर वो हवा अंदर दाखिल नहीं होगी या कम से कम होगी। ठीक है, वो हमारी ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा फ्लेम चाहते हैं। तो फिलहाल मैंने आपको दो किस्म के फ्लेम बताए। अगर ऑक्सीजन जाएगी फ्लेम में तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा, ये कदरे हॉट होता है, पिघला देता है मेटल्स को, और रिड्यूसिंग फ्लेम डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बहरहाल एक बात तो ये हो गई कि आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम के बारे में जान गए। ठीक है, दूसरा आपको ये बात समझ आनी चाहिए, छोटी क्लासेस में भी दी जाती हैं, कि जो आपके पास फ्लेम होता है, इस फ्लेम के अंदर भी कुछ हिस्सा होता है। ठीक है, मतलब एक बाहर का कौन होता है और एक अंदर का। तो ये आपके पास एक फ्लेम का पार्ट है। और ऐसा होता है कि जो आपके पास, तो ये जो कलर होता है रिड्यूसिंग फ्लेम का, वो येलो होता है और ये फ्लेम काफ़ी बड़ा भी होता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप देखें कुछ येलो कलर में आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको बाउंड्री भी दे देता हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ बेहतर नज़र आ जाए। तो आपको मैंने दिखाया कि फ्लेम की डिफरेंट क्या होती हैं, कॉन्स होते हैं, साइड्स होते हैं, अपर और लोअर साइड्स भी होते हैं, और इनका जो टेम्परेचर होता है ये हॉट एंड कोल्ड भी होता है। मतलब कुछ हिस्से इसके हॉट और कुछ हिस्से इसके कोल्ड होते हैं टेम्परेचर के। और इस तरह से टेम्परेचर यानी फ्लेम हॉट भी हो सकता है, फ्लेम कोल्ड भी हो सकता है। ब्लू फ्लेम आमतौर पर जो होता है उसको हॉट माना जाता है, येलो फ्लेम को कूल माना जाता है, क्योंकि जो रिड्यूसिंग होता है ज़रा उसमें ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, जलने का अमल मुकम्मल नहीं होता, इसलिए हीट जो है ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती। और अगर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी फ्यूल से, और फ्यूल कंप्लीटली बर्न करेगा जिसके नतीजे में ज़्यादा हरारत पैदा होगी। तो ये आपको मैंने बताया। तो बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा ज़रा ऐसे व्यू देने के लिए ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम, ताकि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, ताकि एंटी टेस्ट में भी आप बचे जा सकें, तो मैं आपको वो थोड़ा सा यहाँ पर दिखाता हूँ। इस पिक्चर में जो आपको पहले 1 2 3 फ्लेम दिखाए गए हैं और ऊपर वाले फ्लेम दिखाए गए हैं, इन फ्लेम में आप देखें कि कोन्स का साइज या फ्लेम का साइज थोड़ा छोटा बड़ा है और कलर भी चेंज है। कहीं आपको ज़्यादा ब्लू नज़र आ रहा है, कहीं आपको ज़्यादा येलो नज़र आ रहा है। इस तरह से जो हमारे बेसिकली दो फ्लेम हैं वो नीचे दिए गए हैं, उसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में आप देख सकते हो। जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है उसमें जो दरमियानी कोन है, दरमियान का हिस्सा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था, ये क्या है, स्मॉल है, छोटा है, और कोन ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। लेकिन रिड्यूसिंग फ्लेम में ये बड़ा है और कुछ ना कुछ येलो है। तो मैंने आपको यही बात समझाई है, फ्लेम आपको दिखाया भी है। तो आपके पास क्या हुआ जी, जो ब्लू फ्लेम है छोटा है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग, ब्लू फ्लेम ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है जी। और जो येलो फ्लेम आपको नजर आ रहा है दैट इज रिड्यूसिंग। ठीक है, तो बहरहाल थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा फ्लेम के बारे में भी, और फ्लेम का इस्तेमाल भी कैसे करते हैं। फिर कभी वक्त मिला तो आपको प्रैक्टिकल करके भी समझाएंगे। तो बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चन से ही रिलेट है। बोरेक्स बीट टेस्ट के लिए हमने बोरेक्स पर हीट के बारे में पढ़ा कि हीट का क्या असर होता है। फिर हमने सीखा कि बोरेक्स बीट टेस्ट को परफॉर्म कैसे करना है प्लेटिनम वायर के ज़रिए से। और हमने सीखा कि रिड्यूसिंग फ्लेम और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होते हैं और उन पर कलर्स आते हैं डिफरेंट। तो उसी के बारे में मज़ीद एक क्वेश्चन ऐड किया गया यहाँ पर, और वो ये है, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ द बोरेक्स बीट टेस्ट। यानी बोरेक्स बीट टेस्ट में एक्चुअली वो कौन से केमिकल रिएक्शन है जो परफॉर्म होते हैं। यानी आपने यहाँ पर केमिस्ट्री को फोकस करना है कि उसके अंदर कैसे केमिकल रिएक्शन थे। और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें हमने ये फोकस किया था कि ये रिएक्शन करना कैसे, यानी इसमें वायर का इस्तेमाल कैसे करना है, उसमें बोरेक्स, ठीक है ना, पाउडर फॉर्म में लेना है, फिर उसके ऊपर जो आपने छिड़कना है या स्प्रिंकल करना है ग्रेन्स उस सब्सटेंस के, जिसको मैंने मेटालिक ऑक्साइड कहा था। अब मैं बताऊंगा वो मेटालिक ऑक्साइड को बाकायदा तौर पर एक नेम देकर, मतलब उसकी एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है, बीट वगैरह के बारे में। तो लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा उसकी प्रोसेस के बारे में जर्नल था,
और अब जो है वो एक स्पेसिफिक टेस्ट है बाकायदा तौर पर। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि जैसे हमने ऊपर परफॉर्म किया नीचे परफॉर्म करेंगे, यानी फिर क्या होगा, जब आप उस लूप के ऊपर जो अभी आपने क्वेश्चन समझा है क्वेश्चन नंबर 10, तो उस क्वेश्चन में अगर देखें तो बोरेक्स को गर्म किया, तो इसको हम बोरेक्स ही बोलते हैं, इसको हम सोडियम टेट्राबोरेट भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद दो चीज़ें बनती हैं, NaBO2 जिसको सोडियम मेटाबोरेट भी बोलते हैं, और साथ B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। ये मैंने आपको वहीं समझा दिया था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर केमिस्ट्री में या समझ लीजिए केमिकल रिएक्शन के दौरान ये बना है। अब वो जो लूप के ऊपर ये बीड बन गया था यही बीड है, लेकिन ये बीड कैसा है, ये बीड ग्लासी है बिल्कुल, यानी आप ये बोलें ग्लासी है, शीशे जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है इसका कोई कलर नहीं है, ठीक है जी। अब इस गरम गरम बोरेक्स या बोरिक एनहाइड्राइड के ऊपर आपने क्या करना है, एक वो जैसे मैंने कहा था कि हमें एक मेटेलिक ऑक्साइड दिया जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ बाकायदा तौर पर कि उस मेटेलिक ऑक्साइड का नाम कॉपर ऑक्साइड है। अगर कॉपर ऑक्साइड आपने B2O3 पे डाला और उसके बाद थोड़ा सा गर्म करके उस गिलास जो कि पहले ट्रांसपेरेंट था उसका एक कलर आएगा। वो कलर किस वजह से होगा, वो कलर होगा CuBO2 ट्वाइस, ठीक है, कॉपर मेटाबोरेट की वजह से। जरूरी तो नहीं है कि हर जगह पे कॉपर ही हो, तो कॉपर के अलावा भी हो सकता है, कॉपर मेटाबोरेट हो सकता है, दूसरे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो जो कॉपर मेटाबोरेट होगा इसका बाकायदा तौर पे जो रंग होगा वो होगा ब्लू। तो मैंने यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर दिखा दिया है, ठीक है जी। तो ब्लू कलर में आपको ये हासिल होगा। अब हमें पता है कि ब्लू कलर का जो बीट पैदा करता है वो कॉपर का ऑक्साइड करता है। तो हमें अगर अननोन मेटेलिक ऑक्साइड दिया जाएगा तो हम कलर से बता सकते हैं कि वो अननोन मेटेलिक ऑक्साइड में जो मेटल है वो कौन सी। तो ये थी केमिस्ट्री ऑफ द बोरेक्स बी टेस्ट। मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं। कोशिश करें इनको एक साथ लिखा करें, कोई चीज़ रह ना जाए। आप इसका प्रोसेस भी बताएं और केमिस्ट्री भी बताएं। अगर वो वाज़ेह तौर पे बोल देते हैं कि आपने केमिस्ट्री ही बतानी है जस्ट, तो फिर आप केमिस्ट्री बता दें, कोई इशू नहीं है। अगर टाइम है तो ज़रूर लिखें थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में भी। अगर प्रोसेस के बारे में पूछा है तो उस पर ध्यान दे के उसको अच्छा लिखें, लेकिन टाइम है तो थोड़ा सा उसकी केमिस्ट्री भी साथ लिखें, तो दोनों सूरतों में आपका क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा।